आज आप पीछे मुड़कर देखती है तो आपको सबसे पहले क्या नजर आता है? सबसे पहले मुझे लगता है कि मेरी इतनी लॉन्ग जर्नी हमारा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कहाँ कम पड़ जा रहा है। पर रोट लर्निंग का जो पैटर्न है उसको चेंज करके स्किल बेस्ड लर्निंग पे आना चाहिए हमें। चाइना की ही बात ले ली जाए कि 10 साल के बाद से बच्चा खुद का काम खुद करना शुरू कर देता है, इवन उसके क्लासेस होती है। ये तो दैट टाइम यू आर जस्ट एंजॉयिंग अ लॉट कि ना वो बच्चा देखो छोटा सा बच्चा अपना खुद ही प्रिंस निकाल रहा है, खुद लगा रहा है। आपके मायने में अभी भी ऐसा क्या है जो अभी तक सिलेबस में इंक्लूड नहीं हुआ है? ये दैट्स व्हाट आई सेड ना, प्रैक्टिकल लर्निंग। आज के टाइम में आपको क्या लगता है बच्चे की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ और सबसे बड़ी वीकनेस क्या है? देखो कभी स्ट्रेंथ और वीकनेस होती नहीं है, द थिंग इज अबाउट टाइम। किस डायरेक्शन में मतलब आपको जाता हुआ दिख रहा है एजुकेशन सेक्टर आने वाले 10 साल में? एजुकेशन सेक्टर हमारा इम्प्रूव हो रहा है। मैं देख रही हूँ कि काफ़ी डिजिटल और एआई लर्निंग सब कनेक्ट होते जा रहे हैं। तो एआई और डिजिटल लर्निंग ऐसा कह रहे हैं सब कि आगे चल के ये टीचिंग को रिप्लेस कर सकता है, टीचर्स को रिप्लेस कर सकता है। और नॉट पॉसिबल। टीचर की इम्पोर्टेंस है, थी और हमेशा रहेगी। गुरु गुरु ही होता है। गुरु गुरु ही होता है। स्टूडेंट जी जान लगा के पढ़े, उसके बाद पेपर लीक हो गया, उसके बाद जो आक्रोश है लोगों का, स्टूडेंट्स का, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अगर आक्रोश जो है, गुस्सा होना जायज़ है स्टूडेंट्स का, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज आई रियलाइज। जो अभी यंग टीचर्स और एजुकेटर्स हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं ये देना चाहूँगी कि अगर आपने एजुकेशन फील्ड को सेलेक्ट करा है तो इट्स अ वेरी ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैम आपकी पर्सनल सक्सेस फिलोसफी क्या है? हार्ड वर्किंग इज द की ऑफ सक्सेस। नहीं पढ़ाने भेजना चाहिए, नहीं डिग्री करने दो, ठीक है इतना पढ़ लिया काफ़ी। मेरा ये मैसेज है पेरेंट्स को कि अगर वो ऐसा सोचते हैं कि लड़कियां बाहर सेफ नहीं, उनको पढ़ाने बाहर नहीं भेजें, तो उन्होंने सोचा क्या उन बच्चों के लिए। सिर्फ लाइफ को लेकर के अगर आपको एक मैसेज देना है तो आप क्या देंगे? मैं यही कहना चाहूँगी बच्चों को कि पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। अगर हम डॉक्टर मोनिका को नहीं देखते हैं, हम सिर्फ मोनिका शर्मा से अगर बात करते हैं, तो मोनिका शर्मा कैसी है? आई एम अ गुड टीचर, आई एम अ बेस्ट मॉम। डॉक्टर मोनिका शर्मा नहीं, सिर्फ मोनिका शर्मा। सिर्फ मोनिका शर्मा जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार का खास पॉडकास्ट। मैं हेमा कुशवाहा। इस पॉडकास्ट में हम मिलते हैं उन लोगों से जिन्होंने अपने काम, सोच और समर्पण से समाज में एक अलग पहचान बनाई है। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शिक्षा लीडर जिन्होंने सिर्फ स्कूल नहीं चलाया बल्कि हजारों बच्चों के भविष्य को नई दिशा देने का काम किया है। 20 से ज्यादा वर्षों तक का अनुभव, 2 पीएचडी, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व और शिक्षा को आधुनिक सोच के साथ जोड़ने के विजन के साथ हम स्वागत करते हैं नंदुबा इंग्लिश एकेडमी के प्रिंसिपल और एजुकेशन की स्ट्रॉन्ग वॉइस डॉक्टर मोनिका शर्मा जी का। नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रीय समाचार में। पॉडकास्ट की शुरुआत में एक छोटे से सवाल से करना चाहूंगी कि डॉक्टर मोनिका शर्मा बनने की जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी? नमस्ते, मैं डॉक्टर मोनिका शर्मा। आज ये आपके राष्ट्रीय चैनल पे आके बहुत अच्छा लगा मुझे। और डॉक्टर मोनिका शर्मा बनने की जर्नी स्टार्ट हुई व्हेन आई जस्ट फॉर एग्जांपल माय ममा, शी इज अ रिटायर्ड प्रिंसिपल, तो शी इज इंस्पिरेशन फॉर मी ऑलवेज कि वी हैव टू बी सर्व फॉर अ नेशन। एंड एजुकेशन एक जरिया होता है जिससे आप अपने देश का या समाज का, स्पेशली अगर बात करें तो बच्चों का विकास कर सकते हैं। तो जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको देखिए कि आप अपना नर्चर कैसे कर सकते हैं। तो जनरली अ वुमन, हम लोग क्या, हमारे जस्ट नर्चरिंग पावर हमारे में होता है। और जस्ट इस इंस्पिरेशन कि हम जब बच्चों को कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करते हैं, उनको आगे बढ़ा सकते हैं, तो जीवन में उनको प्रगति कैसे दे सकते हैं। तो एजुकेशन इज़ द फील्ड वेयर वी कैन नर्चर अ स्टूडेंट। तो ये मेरी इंस्पिरेशन रही है हमेशा कि उनको सिखाएं, कुछ बढ़ाएं और समाज में हमेशा ऐसे बच्चों को रेडी करें जो कि फ्यूचर जितनी भी संभावना है उनके लिए आगे काम कर सकें। तो बच्चों को अच्छा पढ़ाना, उनके साथ में हमेशा रहना और उनको जो भी नई चीज़ें हैं उनको ज़रूरत है उनको देना। तो दिस इज़ माई इंस्पिरेशन ऑलवेज। ओके मोनिका जी, एज वी नो कि आप 20 साल से ज़्यादा एजुकेशन सेक्टर में रह चुकी हैं, तो आज 20 साल से ज़्यादा इसी सेक्टर में रहने के बाद आज आप पीछे मुड़कर देखती है तो आपको सबसे पहले क्या नज़र आता है? सबसे पहले मुझे लगता है कि मेरी इतनी लॉन्ग जर्नी, ठीक है, एंड आई जस्ट रीच, यहाँ पे बहुत सारे लोग बाग सोचते हैं कि वहाँ पहुँचना बड़ा मुश्किल है। तो एजुकेशन एक आपके लिए बहुत बड़ा फील्ड है। जैसे अगर सोचा जाता है कि बस प्रिंसिपल बन गए, टीचर बन गए या कोऑर्डिनेटर बन गए, ऐसा नहीं होता है। इट्स अ लॉट्स ऑफ मेनी थिंग्स आर देयर दैट इज गोइंग टू बी कनेक्ट, जो कि आपको बच्चों के साथ कनेक्ट करती है। तो समाज के लिए भी आप काम कर सकते हैं एजुकेशन के साथ में। तो लगता है कि एजुकेशन के साथ साथ में आप समाज को भी नर्चर कर रहे हैं। तो अभी 20 साल की जर्नी होती है, जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत बढ़िया काम कर लिया समाज के लिए। क्योंकि एजुकेशन प्रोवाइड करना, जो भी नीडेड लोग होते हैं, जैसे हमारा स्कूल नंदुबा इंग्लिश एकेडमी, बहुत कम फीस में हम बच्चों को अच्छे एजुकेशन देते हैं और अभी हम वहाँ पे बहुत अच्छा नर्चर कर रहे हैं बच्चों को। तो बहुत ही प्राउड मोमेंट है मेरे लिए जब बच्चे आते हैं और कहते हैं कि मैडम हमने लाइफ जीने का तरीका हमें सिखाया है।
मैम अभी जिस हिसाब से सब चल रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, आधी अधूरी डिग्री ले रहे हैं, पढ़ कुछ और रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं। और ऐसे माहौल में एज वी नो कि आपने दो दो पीएचडी की डिग्रियां की है, तो इसके पीछे का इंस्पिरेशन क्या था कि आपको दो पीएचडी करनी है, ड्यूअल पीएचडी करनी है? डुअल पीएचडी करने का कि एज पर द लाइफ इज मूव, जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता गया ना, आई फील कि लर्निंग इज द पार्ट ऑफ योर लाइफ। आपको हमेशा लर्नर बनना चाहिए। जैसे जैसे जीवन से एक पीएचडी कंप्लीट हुआ, देन आई फील कि मुझे एक और इकोनॉमिक्स में पीएचडी और कर लेना चाहिए, बिकॉज लर्निंग पार्ट इज नेवर गोइंग टू बी एंड। अगर छोटे बच्चे से भी आप लर्न कर सकते हैं एट द एज ऑफ दिस, आपको एक रहता है कि कुछ ना कुछ हमें नया क्रिएटिव करना चाहिए और आपको नए नए कोर्सेज करते ही रहना चाहिए। वी शुड टू बी लाइक अ पेंसिल ऑलवेज, अपने आप को अपडेट करते रहे, लर्निंग रहे। कुछ भी तरह का कोर्स या स्टडी आपको करना ही चाहिए। आई जस्ट ऑल्सो वांट टू कन्वे द मैसेज यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म से कि महिलाओं को कि हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें और अपने इम्प्रूवमेंट के लिए और अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए आपको हमेशा कुछ ना कुछ कोर्स करने ही चाहिए। तो सेकंड पीएचडी का इंस्पिरेशन मुझे मिला व्हेन आई जस्ट बिकम द प्रिंसिपल इन कॉलेज। Earlier, just I worked with the VNSU also. So there I feel I already completed one PhD मेरा education में हो गया था. Then I feel कि BA BCom कॉलेज में आपने ज्वाइन करा है, तो मुझे और इकोनॉमिक्स में PhD करने की आवश्यकता है, क्योंकि मुझे उसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. तो then I applied for and just completed successfully. नाइस नाइस। मोनिका जी, आपने यूके, नॉर्वे, यूएस, यूएई के एजुकेशन सिस्टम को करीब से देखा है, तो आपका वो सारे एजुकेशन सिस्टम को देखने के बाद हमारा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कहाँ कम पड़ जा रहा है, और अगर हम कंपेयर करें तो कहाँ ज़्यादा बेटर है? If I just going to be compare, तो फॉरेन में क्या होता है कि दे आर बेसिकली वर्क ऑन द स्किल बेस्ड लर्निंग, और हमारा जो यहाँ पैटर्न है रोट लर्निंग का, बच्चे को रटाया जाता है ज़्यादातर। कुछ कुछ चीज़ों में जगह पे सही है वो, पर रोट लर्निंग का जो पैटर्न है उसको चेंज करके स्किल बेस्ड लर्निंग पे आना चाहिए। हमें इनोवेटिव एजुकेशन होने चाहिए, प्रैक्टिकल एजुकेशन पे ज़्यादा काम करना चाहिए, जो कि फॉरेन में अभी हो रहा है। तो दैट टाइप ऑफ द एजुकेशन, ई लर्निंग पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं बच्चे अभी। तो ये सारे चेंजेस की हमें आवश्यकता है। मॉरिशस के ऑनरेबल प्रेसिडेंट से आपको अवार्ड मिला है, तो मैम वो मोमेंट आपके लिए कितना इमोशनल या कितना प्राउड रहा है? रियली दैट मोमेंट वाज, मतलब मेरे लिए बहुत इमोशनल था जब उन प्रेसिडेंट के हाथ से, उनका नाम भी पृथ्वीराज है, दे आर बेसिकली बिलोंग फ्रॉम इंडिया, मतलब जिनकी मूल है वहाँ की है। तो ये सुन के बड़ी खुशी हुई थी, और उनके हाथ से एक अवार्ड लिया था, बहुत ही सेंसिटिव मोमेंट था मेरे लिए। और दिस इज नॉट अवार्ड कि मेरा ही था, ये सारे टीचर्स और हमारे जो प्रिंसिपल सबके लिए एक अवार्ड है कि बाहर से लोग मतलब आते हैं, हमें अप्रिसिएट करते हैं। एंड इट्स ऑल अबाउट कि आप कितना अच्छा सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हो, समाज को कितना अच्छा दे रहे हो। उससे इंस्पिरेशन आपको मुझे और मिलती है, और उससे मैं इसके अवार्ड प्राप्त करने के बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी और बढ़ जाती है कि इससे बेहतर मैं और क्या करूँ समाज के लिए। इट्स रियली वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी एक्चुअली। मैम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे काफ़ी रिसर्च पेपर्स आपने प्रेजेंट किए हैं, तो उसके पीछे का आपका विजन क्या रहा है और वो किस चीज़ के ऊपर है? स्पेशली एक सिंगापुर में मैं गई थी, तो देयर आई जस्ट प्रेजेंट माय पेपर। सो वहाँ पे एक अच्छा एक्सपोजर मिला, एक नई यूनिवर्सिटी NAI का वहाँ पे एक्सपोजर मुझे मिला कि वहाँ पे वो किस तरह से काम करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे क्लासरूम्स होते हैं, थोड़ा रोट लर्निंग जैसे मैंने बताया वो पैटर्न हमें चेंज करने की जरूरत है, तो वहाँ पे उन्होंने पूरा ऑप्ट कर लिया ई लर्निंग, नेक्स्ट स्किल बेस्ड लर्निंग, प्रैक्टिकल ज़्यादा करवाते हैं वो। जो हमें किताबी ज्ञान दे रहे हैं ना, उसका प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है बच्चों को। जैसे स्विमिंग, जब तक बच्चा प्रैक्टिस खुद नहीं जाएगा स्विमिंग पूल में तब तक उसको नहीं आएगा, तब तक उसको प्रैक्टिकल नॉलेज देना ही पड़ेगा। तो दिस इज द एग्जाम्पल कि बच्चे को किसी भी चीज़ में अगर आपको परफेक्शन लाना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे खाना बनाने के लिए भी बोलेगा, तो जब मैंने पहली चपाती बनाई थी तभी मुझे पता पड़ा था कि मैं इसको कैसे बना सकती हूँ। तो दिस इज बेसिक थिंग। तो प्रैक्टिकल नॉलेज पे, स्किल बेस्ड लर्निंग पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ये चीज़ें मैंने फॉरेन के एजुकेशन में देखी कि वो बच्चे को थोड़ा इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज, अब चाइना में अगर आप देखते हैं तो छोटे से बच्चे को भी खाना बनाने की प्रैक्टिस दी जाती है। दिस इज नॉट ऑल अबाउट छोटा सा बच्चा कराटे कर रहा होता है, ठीक है, तो हम छोटे बच्चों को ये सब चीज़ों से दूर रखते हैं, बट इट इज़ नीडेड। उसको आप जीना सिखाएं, जीवन जो एक कला है उसकी शैली कैसी, उसको सिखाएं, ताकि कभी कोई समस्या आ जाए, कभी हम हमेशा उसके साथ में नहीं रहने वाले हैं। तो बच्चा जीवन जीना सीखे कि कल को हमें कोई भी सिचुएशन आ जाए या कभी कोई कोर्स करने के लिए उसको बाहर जाना पड़े तो उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, वो अपने आप को सर्वाइव कर सके। जैसे फॉरेन कंट्री में ये चल रहा है
चाइना की ही बात ले ली जाए कि 10 साल के बाद से बच्चा खुद का काम खुद करना ही शुरू करते कर देता है। इवन उसके क्लासेस होती है, हाउ टू मेक लंच और इन सब की। ये तो दैट टाइम यू आर जस्ट एंजॉयिंग अलॉट कि ना वो बच्चा देखो हाँ, छोटा सा बच्चा अपना खुद ही पेस्ट निकाल रहा है, खुद लगा रहा है, ये ठीक है, इंडिया वो में खुद बहुत अपना कर रहा जरूरी है। है, खुद ब्रेकफास्ट उसका ही दो कि टेबल पे कैसे बैठना है, उसको लंच बॉक्स ओपन करना है, फिर उसको कैसे उसको खाना है, तो फिर वहां पे वो स्कूल में जाके खुद ही खाना बना, फिर प्रैक्टिस भी दी जाती है। देखने में बड़ी चीजें अच्छी लगती है, तो उसी चीज को हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें। जितना जल्दी हम बच्चे को सेल्फ डिपेंड बनाएंगे यानी आत्मनिर्भर बनाएंगे, उतना ही बच्चे का विकास जल्दी होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल डूइंग पता है लर्निंग बाय डूइंग, वो चीजें लाना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, और ट्रायल स्पेशली एरर मेथड, भारत हाँ, में जब तो बहुत ज्यादा बहुत जरूरी ज्यादा जरूरी है, आत्मनिर्भर बनाना बहुत जरूरी है, जी। क्योंकि हमेशा सिचुएशन एक जैसी नहीं रहती है, तो उसको हर हर सिचुएशन के लिए मेंटली एंड फिजिकली दे हैव टू बी रेडी। तो एक मैसेज बहुत जरूरी है, और ये चेंज लाना बहुत जरूरी है कि थोड़ा बच्चों को इन सारी चीजों में इन्वॉल्व करना, और ये सारी चीजें बेसिक चीजें हैं जीवन की, तो ये सारी चीजें उनको आना चाहिए, तो जीवन जीने की कला जो बोलते हैं ना, जैसे हमारे टाइम में SUPW हुआ करता था, हाँ आजकल वो नहीं है, तो छोटे से बच्चों को क्नीटिंग कैसे करना है वो सिखाया जाता है, तो दैट वाज रियली वेरी नाइस, क्योंकि अपना शर्ट का बटन खुद तो लगा सके बच्चा, हाँ। तो वो लर्निंग देना बहुत जरूरी है। तो दिस इज द एग्जाम्पल एंड लॉट्स ऑफ मेनी थिंग्स आर देयर। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम प्रैक्टिकल लर्निंग ले रहे हैं, जैसे अभी हम लोग फाइनेंशियल लिटरेसी सब्जेक्ट लेकर आए हैं, अभी थोड़ा चेंज आया, NAP 2020 जब आया उसके बाद में थोड़ा चेंजेस लेके आए मोदी जी, तो एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत सुधार हो रहे हैं अभी, तो ये चेंजेस लाना बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी अर्बन एरिया में तो जहाँ पे आ गए हैं, रूरल एरिया में अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तो उनको ट्रेडिशनल पैटर्न और जो रोट लर्निंग का जो पैटर्न उसको रिमूव करके प्रैक्टिकल लर्निंग और स्किल बेस्ड लर्निंग पे आना बहुत जरूरी है। मैम, नैक जैसे अभी आ गया, नैप, NEP के अकॉर्डिंग हाँ, सब कुछ अब चलने लगा है, बट आपके मायने में अभी भी ऐसा क्या है जो अभी तक सिलेबस में इंक्लूड नहीं हुआ है, जो होना चाहिए, जिसकी जरूरत ज्यादा है? ये दैट्स व्हाट आई सेड ना, प्रैक्टिकल लर्निंग। प्रैक्टिकल लर्निंग। प्रैक्टिकल लर्निंग इज वेरी वेरी नीडेड। जैसे कोई भी सब्जेक्ट, जैसे सोशल साइंस, जैसे अभी नाउ डेज तो हम भी ऑडियो विजुअल इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, हमारे जैसे अभी हमारे स्कूल में भी बैंक्यू वगैरह लगे हुए हैं, सो जब आप कोई भी चीज को अभी याद करते हैं, तो अगर ऑडियो विजुअल अगर होता है तो वो दिमाग में आपके छप जाती है। ठीक है, राइट नाउ इफ आई आस्किंग कि थर्ड स्टैंडर्ड में कौन सा चैप्टर आपने पढ़ा है, तो आपको याद नहीं होगा, बट इफ आई आस्क द क्वेश्चन कि कौन सी मूवी देखी है, थोड़ा सा ग्लिम्स उसका आपको याद होगा। इट्स वेरी सिंपल थिंग, साइंस है इसके पीछे, क्योंकि ऑडियो और विजुअल कोई चीज साथ में चलती है साथ में, तो वो चीज हमें वो याद रहता है, तो एक साइकोलॉजिकली मेमोरी आपके, क्रिएट करता है हाँ, वो। ठीक है, सबकॉन्शियस में वो बैठ हमने जाता खाली रोट लर्निंग या सिर्फ उसको वर्बली पढ़ा हुआ हो या सिर्फ देखा हो सिंगल, तो वो हमें चीज याद नहीं रहती है, तो एक कॉम्बिनेशन रिक्वायर, क्योंकि इसको राइटिंग भी होना चाहिए, लर्निंग भी होना चाहिए, उसका ऑडियो भी होना चाहिए, विजुअल भी होना चाहिए, देन आफ्टर जो आपको चीज होती है वो कंठस्थ होती है आपको। है। मैम, इतने सारे रिसर्च और स्कूल लीडरशिप को साथ में लेकर के चलना कितना चैलेंजिंग रहा है? इट्स अ वेरी वेरी चैलेंजिंग, इसके पीछे बहुत मेहनत है, आपके सामने ईच एंड एवरी डे यू हैव न्यू चैलेंजेस, आपके हमारे पास में CBSE हो, चाहे आप देखो नेशनल लेवल पे भी अगर जाते हैं तो बहुत सारी नई चीजें आ रही है जिसे हमें ऑप्ट करना बहुत जरूरी है, और अपडेटेड रहना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप आज के ज़माने में आप अपडेट नहीं रहेंगे तो आप बहुत मुश्किल है आपका सर्वाइव करना, चाहे वो चीज़ आप कंप्यूटर चलाने को लेकर हो या टाइपिंग करने से लेकर हो या वॉट एवर द थिंग इज देयर, क्लासरूम लर्निंग भी हो आपके पास में, तो आपके जैसे राइट नाउ जैसे अभी आर टेकिंग पॉडकास्ट, पहले कहाँ होते थे, अभी आप देखते हमने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे यूज करे, तो वी नीड टू बी कीप आवर सेल्फ अपडेट, तो ये बहुत जरूरी है। एज अ प्रिंसिपल, आपको क्या लगता है कि ये क्वालिटी, ये तो होनी, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तो हर प्रिंसिपल में होनी ही चाहिए? टुवर्ड्स द स्टूडेंट, उनके डेवलपमेंट के बारे में, उनके विकास का, आप कहीं पे भी कैसे भी काम करें, आप कोई भी स्कूल में हो, चाहे CBSE चाहे गवर्नमेंट हो, एनीवेयर यू आर देयर, यू शुड टू बी स्टूडेंट सेंट्रिक। स्टूडेंट का विकास कैसे करना है, देश का विकास कैसे करना है, राष्ट्रहित की भावना आप में हमेशा होनी चाहिए। और नंदुबा इंग्लिश एकेडमी को आपने किस किस विजन के साथ आपने वी आर नर्चरिंग नंदुबा इंग्लिश अकेडमी इन द सेम वे, हमारे यहाँ पे हनुमान चालीसा भी बुलाई जाती है, राष्ट्रगीत भी बुलाए जाते हैं बच्चों को, उनको फाइनेंशियल लिटरेसी भी पढ़ाया जाता है, रोबोटिक्स की एजुकेशन भी दी जाती है, कोडिंग की लैंग्वेज भी सिखाई जाती है बच्चे को, इंग्लिश कम्युनिकेशन भी सिखाया जाता है, उसके बाद में हिंदी भाषा के ऊपर भी काम करते हैं हम लोग, तो ऐसा नहीं है, आप हम सारी चीज़ों को लेके चलते हैं। मोनिका जी, अकॉर्डिंग टू यू, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन क्या होता है? मतलब आप क्या समझते हो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के बारे में? वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दैट मीन्स आपने संस्कार सींचन बच्चे का, अभी आप देखते हैं कि बहुत सारे बच्चों को देखते हैं हम लोग कि सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, ये करते हैं। अब जैसे अभी अगर आपने पुराने टाइम में हमारे लेक्चर्स हुआ करते थे मॉरल एजुकेशन के, जो कि अभी सिलेबस से थोड़े हटा दिए गए, हमने उसको वापस यहाँ पे हमारे स्कूल में इम्प्लीमेंट करा है कि सुबह बच्चे को मेडिटेशन कराना, संस्कार से जोड़ना, मतलब अपने धर्म के प्रति थोड़ा सा कराना, आप चाहे कोई से भी रिलीजन से हो। ठीक है, वी आर, हम जैसे सनातनी हैं, हिंदू हैं, तो हम हमारे जैसे भगवान श्री राम हमारे पूर्वज है, तो उनसे कनेक्ट करते हैं थोड़ा। ठीक है, ताकि तकलीफ के मोमेंट हो तो बच्चे को ये रहे कि देयर सम
सुपर नेचुरल पावर इज विथ अस, तो उसको ये होना चाहिए, उसको बताना चाहिए, हमारे संस्कार के बारे में बताएं। तो हाँ, तो एक तो गलत रास्ते पे नहीं जाएगा बच्चा, एक उसका बेनिफिट ये रहेगा, उसका मानसिक संतुलन रहता है, उसको ये समझ आती है कि क्या सही है क्या गलत है, अगर आपने उसको अच्छे से नर्चर करा होता है तो। ठीक है, आप अगर पूजा पाठ में बच्चे को इन्वॉल्व करते हैं, यानी आप अपना एक बहुत अच्छा समय बच्चे को देते हैं, तो जो एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट आप अपने बच्चे के साथ में जनरेट करते हैं, तो बच्चा काफ़ी सारी बात आपसे कर पाता है, उसे एक समझ में आता है, और अकेला भी कभी पढ़ता है, इसके प्रॉब्लमेटिक मोमेंट होते हैं, तो उसको ये पता होना चाहिए कि ऑलमाइटी गॉड इज देयर, अगर मुझे प्रॉब्लम होती है तो मैं उनके पास बैठ के बात कर सकता हूँ, तो जो प्रैक्टिकल या जो प्रॉब्लमेटिक मोमेंट होते हैं बच्चे को वो निकल जाए। तो वैल्यू बेस्ड लर्निंग दैट मीन्स आप बच्चे को वो वैल्यू दे रहे हो, संस्कार सींचन कह सकते हैं इसको, जिससे बच्चा कभी भी लाइफ में पीछे मुड़ के नहीं दे सकता, या प्रॉब्लमेटिक लाइफ जब टाइम जब आता है तो उसको ये पता होता है हाउ टू हैंडल विद द टाइम। तो ये वैल्यू बेस्ड लर्निंग सिखाती है आपको, कोई एकेडमिक्स नहीं सिखाएगा, कोई और दूसरा एजुकेशन नहीं सिखाएगा, तो वैल्यू बेस्ड लर्निंग, आप इसको मॉरल एजुकेशन आप बोल सकते हैं। तो ये वैल्यू बेस्ड लर्निंग में हम लोग बच्चों को ये सिखाते हैं कि वो मेंटली एंड फिजिकली हाउ दे हैव टू बी बैलेंस देयर सेल्फ। आज के टाइम में आपको क्या लगता है बच्चे की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ और सबसे बड़ी वीकनेस क्या है? देखो, कभी स्ट्रेंथ और वीकनेस होती नहीं है, द थिंग इज अबाउट टाइम। ठीक है, हमेशा टाइम ही बच्चे का कमजोर होता है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ तो हमेशा, जैसे कि बहुत होशियार बच्चा है तो उसकी एजुकेशन ही उसको एम्पावर करती है, और बहुत नोटोरियस बच्चा है, पर आई टेल यू, आपने कभी देखा है अगर बहुत शैतान बच्चा है उसने सुसाइड करा नहीं करा होगा, जो थोड़े से स्टूडियस बच्चे होते हैं वो करते हैं। तो स्ट्रेंथ हमेशा पढ़ाई है, स्टूडियस बच्चा उसको पता है कि ये मेरी ताकत है, लेकिन उसको ये पता होना चाहिए कि इसके साथ साथ मेरे पास में दूसरा स्किल भी है। ठीक है, तो एक ही चीज पर डिपेंड ना रहे, तो कोई भी स्किल और कोई भी स्ट्रेंथ या कोई भी वीकनेस हमारी लाइफ में बच्चे को सिखाना ही नहीं है आपको, तो उसको ये पता होना चाहिए अगर मैं ये नहीं करा तो वो भी कर लूंगा। बीइंग अ प्रिंसिपल आई एम सेइंग लाइक, और मैं एक मदर भी हूँ, तो आई जस्ट प्रिपेयर माई चिल्ड्रन की लाइफ में कोई भी स्ट्रेंथ नहीं होती, कोई भी वीकनेस नहीं होती। स्ट्रेंथ हमेशा जिसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हो, अगर ये नहीं कर सकते हो तो दूसरा जो काम आप कर सकते हो आपकी स्ट्रेंथ है हमेशा, और वीकनेस कुछ नहीं होती, वो तो आप क्रिएट करते हो अपने हिसाब से। तो ये सोचिए आप निकाल दें तो कभी बच्चे को कभी लाइफ में प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। सही है। अभी स्पेशली ब्राउन फैमिलीज में और इंडियन फैमिलीज में ऐसा होता है कि मार्क्स आर एवरीथिंग, मार्क्स चाहिए बच्चे को, भले दूसरी स्किल्स आ रही हो नहीं आ रही हो, बट मार्क्स मस्ट है। और सब कहते हैं सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर एंड ऑल, बट स्टिल अभी भी फैमिलीज में यही मानसिकता चल रही है कि मार्क्स होने चाहिए। तो मार्क्स से ज़्यादा स्किल मैटर करती है या फिर स्किल्स से ज़्यादा मार्क्स? देखो, अंकों की जो दौड़ है वो तो रहने ही वाली है, पर अगर स्किल है मेरे पास में तो मुझे पता है मैं लाइफ में नीट का एग्जाम भी पास कर सकता हूँ। अगर नीट में नहीं जा पाया, डॉक्टर नहीं बन पाया, तो मैं एक बिजनेस चला के भी काम कर सकता हूँ। एंड यू कैन सी लॉट्स ऑफ मैनी बिजनेसमैन के पास में इतना बड़ा डिग्री नहीं होगा, लेकिन देन आफ्टरवर्ड्स दे आर रनिंग आवर नेशन। ठीक है, तो इनके पास में स्किल है वो, तो स्किल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप में आप स्किल है तो यू नो हाउ टू सर्वाइव। ठीक है, अगर आपके पास स्किल है यू नो हाउ टू डू अ बिजनेस इन अ बेटर वे। अगर आपके पास में स्किल है तो आपको पता है मैं मार्क्स कैसे ला सकता हूँ। तो आप मेरे हिसाब से, नाउ द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर टू यू, तो स्किल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्किल हमें ये सिखाती है कि हमें किस राह पे जाना है। अगर मुझे पता है कि आई एम जस्ट वेरी गुड एट द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, तो आई जस्ट सेलेक्ट दिस जॉब कि मैं प्रिंसिपल बन सकती हूँ। एजुकेशन में मेरा बहुत इन्वॉल्वमेंट है, बिकॉज बाय बॉर्न मुझे ये मिला, मेरी मम्मा शी वॉज रिटायर्ड प्रिंसिपल, तो वो मेरे ब्लड में भी है। तो कहने का मतलब, तो वो एक मेरा स्किल है, तो उसको मैंने इम्प्लीमेंट करा मेरे प्रोफेशन में, मेरा हॉबी आई जस्ट कन्वर्टेड इन माई जॉब, तो इसमें मैं आज एक्सीलेंट कर पा रही हूँ। एक बच्चे को मतलब पाल पोस के बड़ा करना सिर्फ माता पिता का ही नहीं, टीचर का भी एक उसमें बहुत बहुत अहम योगदान Of होता course, है। हाँ। माता पिता से ऊपर हम गुरु को रखते हैं हमारी संस्कृति में और सब कुछ में। तो टीचर्स और पेरेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन जब होता है तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको क्या लगती है? लाइक पहले ऐसे कह दिया, पहले के टाइम पे टीचर स्टूडेंट को पीट देते थे, घर जाके अगर वो बता दे कि हम मार खाकर आए हैं तो पेरेंट्स और पीट देते थे कि तूने ही कुछ Now the किया होगा। scenarios changed, totally But opposite. हाँ, अभी मेरे बच्चे को इतना भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। और अभी तो आई डोंट थिंक सो कि अब मारपीट नहीं होती नहीं नहीं, है या nobody पनिशमेंट वैसी नहीं, दे ही नहीं होती। सकते हम लोग, और देते भी नहीं हम लोग, क्योंकि दिस इज नॉट अलाउ, क्योंकि इस चीज को थोड़ा गलत तरीके से लिया था कोई, होता है एनवायरनमेंट चेंज ना, द सिनेरियो इज गोइंग टू बी चेंज। तो अभी हमें ऐसी एजुकेशन देनी है बच्चों को जिससे बच्चे बदमाशी ना करें, और अल्टीमेटली रेस्पॉन्सिबिलिटी तो दोनों की है, गुरु की भी है और माता पिता की भी है, क्योंकि संस्कार सिंचन का जो काम होता है वो हमारा भी है और पेरेंट्स का भी है, सो वी बोथ हैव द रेस्पॉन्सिबिलिटी, नो डाउट।
और टीचर की जगह कोई ले भी नहीं सकता, क्योंकि आपके ABCD लिखने के लिए भी टीचर की ज़रूरत तो है थी। कितना भी AI डिजिटल आ जाए, टीचर की जो इम्पोर्टेंस है, गुरु का जो महत्व है, आज भी है, कल भी रहेगा। क्योंकि अगर नर्सरी में भी अगर बच्चे को स्कूल जाने की ज़रूरत पड़ती है और उसको ABCD जो स्लैंट लाइन होती है वो लिखाने के लिए भी टीचर की ज़रूरत तो पड़ती ही है आपको, क्योंकि ए लिखना भी आपको और मेरे को मेरे टीचर ने ही सिखाया है। और जब हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनको ABCD लिखना तो एक टीचर ही सिखाता है। टीचर ही सिखाता Am है। I right? है, तो एक टीचर की तो आवश्यकता है और रहेगी। तो गुरु का स्थान हमेशा ऊपर है, पर संस्कार सिंचन की जिम्मेदारी दोनों की है। इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ टीचर की है या सिर्फ हमारी। जब देखते हैं कभी कभी कोई बच्चा अब्यूजिंग वर्ड लैंग्वेज यूज करता है, तो स्कूल में ऐसा कोई एनवायरनमेंट नहीं होता कि वहाँ पे उसको अब्यूजिंग लैंग्वेज सिखाई जाती है, पर वो सीख के आता है। और कभी कभी इनोसेंटली बच्चे बोल देते हैं एक दूसरे को जब उनका कभी लड़ाई होता है या कुछ भी होता है। तो ये चीजें वो कहाँ से सीख के आ रहा होता है? प्रोबेबली द चाइल्ड इज लर्न फ्रॉम हिज होम, हिज और हर होम। ठीक है, तो इसमें कहने का मतलब कि जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल की है या हमारी टीचर्स की है, उतनी जिम्मेदारी पेरेंट्स की भी बनती है। इसमें काम करता है तो कम्युनिकेशन और ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो कम्युनिकेशन आपका आपके बच्चे के साथ में भी अच्छा होना चाहिए। तो एक कम्युनिकेशन एक ब्रिज की तरह काम करता है। ठीक है, इसके लिए हम लोग स्कूल में COE चलाते हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी। उसमें हमारे अलग अलग तीनों जो एरिया होते हैं, स्टूडेंट बेस्ड COE एंड जो पेरेंट्स बेस्ड COE और टीचर्स बेस्ड COE, तो उसमें इनके ट्रेनिंग सेशंस रखे जाते हैं। और हम पेरेंटल सेमिनार लेते हैं, पेरेंट्स को बुलाते हैं, क्योंकि आजकल पेरेंटिंग इतनी ही इंपॉर्टेंट होगी, पहले की तरह नहीं है। आज 10th बोर्ड का एग्जाम है, वो बच्चा नहीं दे रहा होता, पेरेंट्स भी दे रहे होते हैं। ऐसा ही एनवायरनमेंट हो गया है। एंड बिकॉज नाउ द स्टैंडर्ड्स ऑफ द एजुकेशन इज चेंज, तो आपको इतना इन्वॉल्वमेंट दिखाना पड़ेगा अपने बच्चे के साथ में। हम तो कर ही रहे हैं हमारी तरफ से मेहनत, पर हमारे पास में बच्चा सिर्फ 6 घंटे के लिए, रेस्ट ऑफ टाइम द चाइल्ड इज एट होम और इधर समवेयर इन द ट्यूशन क्लासेस। तो आपका ऑब्जर्वेशन एंड कम्युनिकेशन विद द चाइल्ड इज वेरी इक्वली इंपॉर्टेंट। तो आपको ध्यान तो देना ही है। मैम, AI की बात हुई तो AI और डिजिटल लर्निंग ऐसा कह रहे हैं सब कि आगे चल कर ये टीचिंग को रिप्लेस कर सकता है, टीचर्स को रिप्लेस कर सकता है। और नॉट पॉसिबल। हाँ, कहीं ना कहीं वो बात हाँ, भी सही संख्या है। कम कर सकते हैं, पर टीचर को रिप्लेस नहीं करता। टीचर तो आज भी उसको AI को स्टार्ट करने के लिए भी तो आपको टीचर की जरूरत पड़ेगी या नहीं, और AI में भी डेटा फीड करने के लिए भी टीचर चाहिए या नहीं आपको। एंड अभी रिसेंटली मैंने भी बोला कि ABCD लिखने के लिए भी एक नर्सरी क्लास में हाथ पकड़ के तो टीचर ही लिखवा सकती ना। तो इमोशनल टच के लिए, ठीक है, आप मशीन्स को उसकी जगह पे प्लेस कर रहे हो, पर इमोशनल टच अगर आपको चाहिए तो इमोशंस जो होते हैं वो आप ह्यूमन बीइंग से ही ले सकते हैं। तो इमोशनल टच के लिए, उसके लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, ऑल्दो हो सकता है कि वो AI आपको रोबोट्स जो हैं जो टीचर को रिप्लेस करें, थोड़ा नॉलेज ज्यादा दें, पर उस रोबोट को ऑपरेट करने के लिए, क्लासरूम तक पहुंचाने के लिए तो टीचर की जरूरत पड़ेगी। सही बात है। ठीक है, तो टीचर की इम्पोर्टेंस है, थी और रहेगी। टीचर की इम्पोर्टेंस है, थी और हमेशा रहेगी। गुरु गुरु ही होता है। गुरु गुरु ही होता है। जी। हाथ पकड़ के स्लेट पे पेंसिल लिखने से का लिखवाना काम भी टीचर ही करता है, और ना पढ़ने पर कान मरोड़ के उसको सिखाना इमोशनल भी बाउंडिंग टीचर के लिए का लॉट्स ऑफ टाइम स्टूडेंट्स फाइंड द प्रॉब्लम विद द इमोशंस, तब उनसे कौन बात करेगा? तब मशीन बात नहीं करेगी। तो एक टीचर ही उसको बता के समझाएगा कि बेटा कोई बात नहीं, मार्क्स कम आए, अच्छा ये प्रॉब्लम चल रहा है। आप देखते हैं बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस में 9th-10th से आजकल के बच्चों को इमोशनल ब्रेकडाउन्स होते हैं, तो दैट टाइम दे हैव कम्युनिकेशन। बहुत सारे बच्चों की हम लोग काउंसलिंग लेते हैं, पेरेंट्स हमारे पास में आते हैं, मैडम हमसे नहीं संभल रहा है बच्चा, आप इससे बात करो। अब आप बताओ कि रोबोट बात करेगा कि प्रिंसिपल बात करेगा? ऑब्वियसली प्रिंसिपल। तो दैट इमोशनल टच के लिए आपको प्रिंसिपल की, टीचर की आवश्यकता है, और रहने ही वाली, क्योंकि वो इमोशनल टच जो ह्यूमन बीइंग का है वो कहीं से और नहीं मिल सकता है। क्रिएटिविटी और डिसिप्लिन को साथ में मैनेज करना कितना जरूरी है? डिसिप्लिन और क्रिएटिविटी इज द, कहते हैं साथ साथ में चलने वाली चीजें हैं। तो डिसिप्लिन होगा तो क्रिएटिविटी आ जाएगी, और क्रिएटिविटी होगी और उसमें अगर डिसिप्लिन साथ में होगा, फॉर एग्जांपल अगर मेरा आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत अच्छा है और कोई फंक्शन आ रहा है, तो मुझे उसके लिए कुछ भी चीजें प्रिपेयर करनी है, तो अगर मेरी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है और मैं डिसिप्लिन हूँ, कंसिस्टेंसी मैंने रखी, तो मेरे जो भी गोल है उसको मैं अचीव कर लूंगी। तो मेरी क्रिएटिविटी टाइम पे बाहर आएगी। तो हर चीज का एक पिन टाइम होता है, तो उस टाइम पे अगर आप डिसिप्लिन रह के, डिसिप्लिन मतलब आप समय पे हर चीज कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैंने सोचा मुझे डॉक्टर बनना है, तो मुझे जिसका नीट का एग्जाम देना है, तो मैं प्रोबेबली उसके लिए पढ़ाई कर रही हूँ। अगर मैंने CA का एग्जाम देना है तो उसके लिए मैं तैयार कर रही हूँ। अगर मैं स्पोर्ट्समैन हूँ तो मुझे स्पोर्ट्स में जाना है, मुझे अगर ओलंपिक वगैरह खेलना है, तो मुझे उस तरह से, उस तरह की फिजिकल मेहनत की जरूरत है। तो डिसिप्लिन, और फिर उसके बाद में आपकी क्रिएटिविटी बाहर आती है। नोट कर लेना, ये की टू सक्सेस है एक्चुअली। एग्जैक्टली। मैम, अगर आपको मौका मिले हमारे एजुकेशन पॉलिसी में एक बहुत बड़ा चेंज करने का, बदलाव लाने का, तो ये थियोरी और प्रैक्टिकल वाले सिनेरियो से हट करके आप क्या करेंगे? मैं बस यही चाहूंगी कि रोट लर्निंग का जो हमारा पैटर्न है उसको हटा के प्रैक्टिकल एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दें, ताकि हमारे बच्चे को, अगर कोई बच्चा पढ़ने में होशियार नहीं है, तो एटलीस्ट वो गैराज में मैकेनिक बन के भी अपना अर्निंग कर सके।
ठीक है, तो उसको इस तरह की एजुकेशन देना है कि ही कैन सर्वाइव अल्टीमेटली एंड ही जस्ट मेक देयर सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब आत्मनिर्भर भारत की जो तरफ जो हम कदम बढ़ा रहे हैं उसके लिए, क्योंकि बिकॉज ईच एंड एवरी चाइल्ड इज अ यूनिक क्रिएशन ऑफ द गॉड। ठीक है, तो हर एक बच्चे में हर एक स्किल नहीं होगा, तो उसकी स्किल को पहचान के उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा दे के उसको उस तरह से आगे बढ़ाया जाए। मैम आज भी शहर से पढ़ा हुआ बच्चा और गांव से पढ़ा हुआ बच्चा बहुत अलग होता है, दोनों का माइंडसेट अलग होता है, सब कुछ। तो अर्बन और रूरल एजुकेशन के बीच में इतना बड़ा जो गैप है, कहीं ना कहीं गैप है, इसे हम नकार तो नहीं सकते। तो इस गैप को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? ये गैप तो बहुत मुश्किल है कम होना, बट द थिंग इज एक्सपोजर। जो अर्बन एरिया में, जो शहरी क्षेत्र में जो बच्चे रहते हैं उनको एक्सपोजर्स अच्छे मिलते हैं, उनको कम्युनिकेशन लेवल या जो भी होता है बात करने का जो एनवायरनमेंट होता है ना, उसका बहुत फर्क पड़ता है। जैसे आप किसी भी देश के लैंग्वेज के हिसाब से या क्षेत्र के हिसाब से देखो परिवर्तन आता ही है। आप देखते होंगे साउथ में जाएंगे तो आपको अलग एनवायरनमेंट मिलेगा, आप नॉर्थ में जाएंगे तो अलग एनवायरनमेंट मिलेगा। तो क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव और जो उनको जो एनवायरनमेंट मिलता है, जैसे आप दिल्ली जाएंगे तो वहाँ की आपको लड़कियां लगेगी बहुत एडवांस है, बॉम्बे जाएंगे तो वहाँ पे लगेगा कि दे आर एडवांस, बिकॉज दे हैव सच टाइप ऑफ द एक्सपोजर। आज हमारे बच्चे को हम लोग बोलेंगे कि आप मेट्रो में चले जाओ तो दे फाइंड द प्रॉब्लम, पर दो स्टूडेंट एंड चिल्ड्रंस आर लिविंग इन द मेट्रो सिटी, दे आर यूज टू विद दिस टेक्नोलॉजी, तो वो आराम से चले जाएंगे, अकेले जाएंगे, आराम से घर पे भी आ जाएंगे। और जब उनकी जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस आएगी तो दे नो कि हाउ टू लीड विद द पीपल। ठीक है, उनको कैसे संभालना है, उनको कैसे जवाब देना है, तो वो देख रहे होते हैं, बच्चा सीख रहा होता है। तो एक्सपोजर यहाँ पे बहुत काम आता है बच्चे का, एनवायरनमेंट बहुत काम करता है। तो ये प्रॉब्लम तो थोड़ा रहने ही वाला है कि इतने रिसोर्सेज की भी उसको कमी होती है जो गांव के क्षेत्र में रहते हैं। तो एक्सपोजर की वहाँ ये जो सुविधाएं हैं वहाँ के बच्चों को भी प्रोवाइड करी जाए, और अभी गवर्नमेंट इसके ऊपर काम भी बहुत कर रही है। तो जितनी सुविधाएं बच्चों को मिलती जाती है या हमें मिलती जाती है, हम उसके हिसाब से अपडेट होते जाते हैं। आने वाले 10 सालों में एजुकेशन सेक्टर को आप कहाँ देख रहे हैं? अभी किस डायरेक्शन में मतलब आपको जाता हुआ दिख रहा है एजुकेशन सेक्टर आने वाले 10 साल में? एजुकेशन सेक्टर हमारा इम्प्रूव हो रहा है। मैं देख रही हूँ कि काफ़ी डिजिटल और एआई लर्निंग से हम कनेक्ट होते जा रहे हैं। जैसे हमने बोला कोडिंग लैंग्वेज, पहले हमें बाहर जाना पड़ता था बच्चों को सिखाने के लिए, नाउ दैट इज द बिकम द पार्ट ऑफ आवर करिकुलम। जैसे हमारे ग्रेड 1 के बच्चे को भी हम लोग कोडिंग लैंग्वेज सिखाते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी की, हाउ टू मैनेज देयर फाइनेंस। वो एजुकेशन हम स्कूल में ही दे रहे हैं, उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं, दे हैव द वेरी गुड बुक्स एट द सिलेबस। तो एनसीएफ मतलब नेशनल करिकुलर जो फ्रेमवर्क है हमारा, उसमें ऑलरेडी ये सारी चीज़ें आ चुकी है। तो मैं देख रही हूँ कि फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट। और सीबीएसई जो है हमारा इंडिया तक ही सीमित नहीं है, जैसे आप गल्फ कंट्री आप करें, अभी हमारा सहोदया जो हुआ था दुबई में ही हुआ था। तो कहने का मतलब हम इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत रिकॉग्नाइज है। तो हमारा जो इंडिया का सीबीएसई का लर्निंग की अगर बात करें तो इट्स रियली आउटस्टैंडिंग, और फ्यूचर में बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत हेल्प करेगा। ब्राइट फ्यूचर वी हैव। तो कर देगा, बट अभी जैसे कि नीट पेपर लीक का जो मामला सामने आया है, स्टूडेंट जी जान लगा के पढ़े, उसके बाद पेपर लीक हो गया, उसके बाद जो आक्रोश है लोगों का, स्टूडेंट्स का, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उसका आक्रोश जो है, गुस्सा होना जायज़ है स्टूडेंट्स का, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज आई रियलाइज बीइंग अ मॉम और बीइंग अ प्रिंसिपल कि बच्चे कितनी मेहनत करते हैं। क्योंकि हम तो देखते हैं ना बच्चों को मेहनत करते हुए, बच्चा 18 घंटे पढ़ाई कर रहा है, आई थिंक वो 4 या 5 घंटे सिर्फ सो रहा होता है, एंड दे आर नॉट गोइंग आउटसाइड। वो पूरा डेडिकेशन के साथ में वो पढ़ाई कर रहे होते हैं। और उस टाइम पे अगर ऐसा हो जाए तो आपको फ्रस्ट्रेशन आना है, वापस इस चीज़ को दोबारा देना, क्योंकि जो हो सकता है कि पेपर अलग तरह का है, उस टाइम दूसरे बच्चे जो अच्छे मार्क्स लेकर आए, जिनके मार्क्स कम आए उनको तो प्रॉब्लम नहीं है। तो दो स्टूडेंट्स उन्होंने पूरा 100% देख के अच्छे मार्क्स लेके आना, चैलेंज उन्हीं के लिए है। तो स्टूडियस बच्चों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है ये। तो ये चीज़ें थोड़ी गलत है, उसके ऊपर गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हाँ, देना चाहिए। एंटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। एक सक्सेसफुल एजुकेशन लीडर बनने के लिए क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? एजुकेशन, एक तो पैशंस बहुत होना चाहिए आप में, बिकॉज आपको एक बच्चों के साथ साथ में आपकी अपनी टीम को संभालना होता है। दूसरा, आपके पास विजन होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपको करना क्या है। इंटेंशन, विजन, आइडिया क्लियर होना चाहिए। दूसरा, आपका लर्निंग लेवल बहुत अपडेट रहना चाहिए, आपको हमेशा पढ़ना ही है। तो यू आर जस्ट मेंटली एंड फिजिकली रेडी कि वी नीड टू बी कीप आवरसेल्फ अपडेट, और हमेशा पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जैसे आप बोलते हैं ना कि सेकंड पीएचडी का वो इंस्पिरेशन कैसे मिली, इंस्पिरेशन अपने आप आती है, क्योंकि मुझे लाइफ में कुछ और भी करना है। तो जब आप कोई भी नया कोर्स कर रहे होते हैं, कोई भी नई डिग्री लेते हैं, तो आपको एक नई लर्निंग आपकी लाइफ में आती है, फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है। पहले तो आप खुद सीखते हैं, एंड देन आफ्टरवर्ड्स आपके पास सेकंड पार्टी होता है कि आप उसको लोगों में डिलीवर कैसे करें। जैसे अब मोदी जी हैं, या और मेरा भी जैसे है, हम लोग बाहर जैसे कनेक्टिविटी अच्छी रहती है, जैसे आई एम गोइंग एनीवेयर, चाहे मैं नॉर्वे जाऊँ, चाहे मैं सिंगापुर जाऊँ, या मैं कहीं पे भी जाती हूँ कंट्रीज में, तो देन आई जस्ट सी द पैटर्न ऑफ द एजुकेशन, और उसको मिला के सीख के आना है पहले तो, फिर आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है।
इम्प्लीमेंट करके उसके रिजल्ट आपको लेकर आने हैं। तो इसके बाद में आपकी चीज़ें वो सक्सेसफुल होती है। जो अभी यंग टीचर्स और एजुकेटर्स हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं ये देना चाहूँगी कि अगर आपने एजुकेशन फील्ड को सेलेक्ट करा है तो इट्स अ वेरी ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप एक बच्चे के भविष्य के साथ काम कर रहे हैं और आप एक बच्चे के भविष्य को निर्माण कर रहे होते हैं, मतलब आप देश का निर्माण कर रहे होते हैं। तो इट्स अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और टीचर बहुत, जैसे चाणक्य ने बोला ना, शिक्षक साधारण नहीं होता है, वो महान होता है। मतलब आप उस बच्चे को नर्चर कर रहे होते हो और आपके अच्छे पढ़ाने से और शायद खराब पढ़ाने से उस बच्चे का भविष्य निर्धारित होता है। तो ये बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है टीचर बनना। सो बी रेस्पॉन्सिबल एंड टेक इट सीरियसली। और क्योंकि आपके द्वारा किसी बच्चे का भविष्य बन सकता है, बिगड़ सकता है, एंड यू आर रियली वर्किंग विद अ ह्यूमन बीइंग। तो आपका एक बहुत अच्छे से पढ़ाना, एक बिल्कुल एकदम क्या कहते हैं, उत्तरदायित्व लेना बहुत ज़रूरी है। मैम, आपकी पर्सनल सक्सेस फिलोसफी क्या है? हार्ड वर्किंग इज द की ऑफ सक्सेस। ओके, तो अगर हम डॉक्टर मोनिका को नहीं देखते हैं, हम सिर्फ मोनिका शर्मा से अगर बात करते हैं, तो मोनिका शर्मा कैसी है? आई एम अ गुड टीचर, आई एम अ बेस्ट मॉम। मैम, डॉक्टर मोनिका शर्मा नहीं, सिर्फ मोनिका शर्मा। सिर्फ मोनिका शर्मा जी। एज अ ह्यूमन बीइंग आई एम वेरी वेरी स्टूडियस। पढ़ाई के प्रति मैं सीरियस हुई। हमें बचपन से जो एनवायरनमेंट ऐसा ही मिला है। ममा शी इज फ्रॉम द टीचिंग फील्ड एंड डैड वाज इन रेलवे। तो वो एसएम थे, तो बड़ा घर में एनवायरनमेंट ऐसा ही रहा। दोनों भाई इंजीनियर हैं। तो कहने का मतलब कि स्टडी वाला जो एनवायरनमेंट होता है वो हमारे घर में हमेशा रहा। तो पढ़ाई के प्रति एक तो मेरा झुकाव हमेशा रहा। दूसरा, डिसिप्लिन सिखाया मम्मी डैडी ने हमेशा। ये सिखाया हमें कि प्रायोरिटीज पे काम करें, कंसिस्टेंसी बनाए। आपके लाइफ में हमेशा आपके पास स्केड्यूल होने चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए आपको करना क्या है। तो दैट द लर्निंग इज रियली वेरी गुड। और मेरी लाइफ में हर जगह, चाहे आप घर पे भी हैं, तो बीइंग अ मॉम भी आपको ये पता होना चाहिए कि आपको करना है क्या है। सुबह उठ के अगर आपको जल्दी उठना है, बच्चों के नाश्ता बनाना है, तो क्या बनाना है। तो एक स्केड्यूल आपका होना चाहिए। अगर आपको जॉब पे भी जाना है तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा नेक्स्ट इनिशिएटिव क्या रहेगा। आप एक जॉइंट फैमिली में हैं, आई एम जस्ट इन द जॉइंट फैमिली, तो आपको पता होना चाहिए हाउ टू हैंडल द पीपल। तो आपकी प्रायोरिटीज, काम करने का तरीका, शेड्यूलिंग, दिस इज रियली वेरी वेरी वर्क इन द लाइफ। मैम, पहले के टाइम पे लड़कियों को पढ़ाया ही नहीं जाता था, कोख में मार दिया जाता था और बहुत अब्यूज़ चलता था। अभी के टाइम पे लड़कियां पढ़ तो रही है मगर उस लेवल पे नहीं। अभी भी लोगों का यही मानना है कि 12वीं तक पढ़ा दो, क ख ग घ आ जाने चाहिए, अपने बच्चे को पढ़ा लेना चाहिए और उसके बाद चलेगा, डिग्री की क्या ज़रूरत है, उन्हें शादी करके वापस दे दो। तो आपका इस पर क्या मानना है कि वुमेन एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है? वुमेन एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अल्टीमेटली जो महिला होती है वो एक परिवार की ना रूट की तरह काम करती है। अगर रूट, जड़ मजबूत है तो पेड़ हमेशा खड़ा रहेगा और नर्चर करता रहेगा, उसमें से फ्रूट भी आने वाले हैं। लेकिन अगर जड़ें कमजोर होगी, यानी अगर महिला अशिक्षित है, तो वो अपने बच्चे को शिक्षा का, जिसको खुद को महत्व नहीं पता है, तो अपने बच्चे के लिए बेटरमेंट कैसे करना है, उसके लिए आगे रास्ते कैसे बनाने जीवन में, तो उसको पता नहीं होगा। तो अगर महिला शिक्षित होगी, फॉर एग्जाम्पल हमारे स्कूल में भी जिन पेरेंट्स की या जिस बच्चे की मदर जो कि बहुत एजुकेटेड होती है, या वो अपने आप का सपना जो उस बच्चे में देखती है, तो उसके लिए बहुत मेहनत करती है। मतलब उस बच्चे को हमें कुछ कहना नहीं पड़ता। अगर जैसे सम टाइम की होमवर्क भी बच्चे को दिया तो बहुत अच्छी तरीके से लेकर आता है। आर्ट एंड क्राफ्ट में हुआ या एक्टिविटी कोई भी करवाते हैं, हमारे से बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, तो वो प्रेजेंटेशन उस बच्चे का बहुत अच्छा होता है। उसके लिए वो सारी चीज़ ला के प्रोवाइड करना, वो सारा काम मदर करती है। तो अगर मदर खुद शिक्षित है तो अपने बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करेगी। तो एक मदर जो है वो भविष्य निर्धारित करती है। तो महिला का शिक्षित होना घर में बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो आगे जाके अपने बच्चों को नर्चर करेगी और वही नर्चर बच्चों को आगे बढ़ाता है जीवन में। तो मार्गदर्शन के लिए एक महिला का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और आजकल का सिनेरियो जो हम लोग देख रहे हैं उसके हिसाब से जो फाइनेंशियल कहते हैं ना, इनकम, एक डिपेंडेंसी, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी बहुत ज़रूरी है कि महिला का खुद का एक पैसा होना चाहिए ताकि कभी भी कोई भी संभावना है। अब ऐसा कोई सिनेरियो नहीं रहा है कि अपने बच्चे की शादी करा दी तो उसका भविष्य सिक्योर है। अभी हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे हादसे हो जाते हैं हमारे बच्चों के साथ में, ठीक है, दहेज के कारण या बहुत सारे रीजंस के कारण। तो अगर वो खुद सुदृढ़ है, सुशिक्षित है, तो वो अपने भविष्य को बचा सकती है और खुद अपने हिसाब से अपने आप को नर्चर कर सकती है। अभी के टाइम पे महिलाएं ज़्यादा सेफ फील करती नहीं है बाहर, और उस वजह से भी लोग उन्हें बाहर पढ़ने ही नहीं भेजते हैं कि कोचिंग जा रही है, कोई छेड़खानी हो गई तो क्या लेने के देने पड़ जाएंगे, तो क्यों ही पढ़ाना। एक ये माइंडसेट और फिलॉसफी जो चल रही है, इसका आप किस तो तरह अभी से? मैं बता, जैसे हमारे पुराने टाइम में, जैसे एट द फोर टाइम ऑफ द हमारी इंडियन आइडियोलॉजी बहुत ब्राइट थी। शस्त्र के साथ में शास्त्र का ज्ञान देना बहुत ज़रूरी हो गया है, ठीक है। तो हमें
सेल्फ डिपेंडेंट बनाना बहुत जरूरी है। जैसे हमारे स्कूल में बच्चों को हमारे कराटे सिखाए जाते हैं, उनको लठ का जो पूरा होता है ना चलाना सिखाते हैं उनको, ताकि कोई भी सिचुएशन आए। एंड इट्स नॉट नीडेड कि आजकल लड़कियां अनसेफ है, आजकल लड़के भी अनसेफ होते हैं। तो सुरक्षा जो होती है ना, खुद की सुरक्षा, उसकी उनको प्रैक्टिस मिलनी ही चाहिए। तो शस्त्र चलाना भी आना चाहिए आज की नारी को, लड़कियों को, सबको। तो शास्त्र के साथ साथ में शस्त्र का ज्ञान भी उनको दिया जाता है, और वो मैंडेट हो गया है अभी कि कहीं पे भी हो, कहीं पे भी हो, हर समय तो हम लोग पहुंच नहीं सकते उनके पास में, तो एटलीस्ट शी कैन सेव आवरसेल्फ, वो अपने आप को बचा सके कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में अगर वो आ जाए। पर ऐसे माइंडसेट के पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो आधी पढ़ाई कंप्लीट करा के छोड़ देते हैं और जिनके दिमाग में अभी भी यही है कि लड़कियां बाहर सेफ नहीं है, नहीं पढ़ाने भेजना चाहिए, नहीं डिग्री करने दो, ठीक है इतना पढ़ लिया काफ़ी है। मेरा ये मैसेज है पेरेंट्स को कि अगर वो ऐसा सोचते हैं कि लड़कियां बाहर सेफ नहीं, उनको पढ़ाने बाहर नहीं भेजें, तो उन्होंने सोचा क्या उन बच्चियों के लिए? आपको बाहर तो भेजना ही पड़ेगा। दिस इज नॉट अ मैसेज, इट्स अ कॉमन क्वेश्चन कि अगर आप सोचते हैं कि बाहर जाएगी बच्ची के साथ ही हादसा हो जाएगा, कल को ये हो जाएगा, तो हादसे तो घर में भी हो जाते हैं। बहुत सारी जगह पे हम लोग देखते हैं, और जितने भी हादसे हो रहे होते हैं, जैसे बहू के साथ कुछ कर दिया, कुछ वो हुआ, तो हादसे तो घर में भी तो हो रहे हैं। तो घर में भी एक सेफ कहाँ है महिला? जब तक आप महिला सुशिक्षित सुदृढ़ खुद नहीं होगी, तो तब तक वो सबला नहीं बनेगी। तो फिर अबला तो हर जगह पे है महिला। तो महिला को पढ़ाना कह सकते हैं इट्स नीड ऑफ द टाइम। अभी हमें शिक्षित होना ही पड़ेगा, बच्चों को पढ़ाना ही पड़ेगा, उनको कराटे है या दूसरे जो भी सेल्फ डिफेंस के बारे में नॉलेज देना ही पड़ेगा। इट्स नीड ऑफ द टाइम। इसके अलावा उनका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। आप अगर बच्चे को बेटर एजुकेशन देना है तो उसको घर से बाहर तो निकालना ही पड़ेगा, कभी ना कभी आप उसको अकेले छोड़ना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, कभी आप बच्चे को लेने जा रहे हो, हमेशा बहुत ध्यान रखते, लेकिन कभी आपको लेने जा रहे हो, लेट हो गया, बच्चा सड़क पे खड़ा है, वेट कर रहा है, कभी कुछ तभी कुछ हादसा हो सकता है। पर अगर वो जानता है इस मोमेंट को उसको कैसे हैंडल करना है, कहाँ पे फोन करना है, मुझे कैसे फाइट करना है, तो अपने आप को बचा सकता है उस टाइम पे। वो तो रेस्क्यू कैसे करना है उसको, अपने आप को ये उसको आना ही चाहिए, और ये नॉलेज तो हमें देना ही पड़ेगा। हमारे पास में ऑप्शन है ही नहीं। व्हाट इज द प्लान बी यू हैव? कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमें पढ़ाना भी बहुत जरूरी है और ये नॉलेज देना भी बहुत जरूरी है। तो उसको पढ़ाना भी पड़ेगा। तो ये मैंने कहा ना, शस्त्र के साथ में शास्त्र का ज्ञान देना, इट्स अ कॉम्बिनेशन रिक्वायर। तो जो हमें देना ही पड़ेगा बच्चे को, हमारे पास में ऑप्शन नहीं है। जब पुराने टाइम में जब मुगल से हमारे यहाँ पे जब आक्रमण करना चालू हो गया था, तो हमने क्या करा था, हमारी राजपूत लड़कियां थी या सब जितने भी समाज की लड़कियां थी, उनको फिर हमने मैदान में उतारना चालू कर दिया था। रानी लक्ष्मीबाई इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस। तो उन्होंने अपने आप को इसी तरह से बचाया। नहीं तो उनकी बता मुगल आक्रमण के बाद में क्या दशा होती थी महिलाओं की, सबको पता है। या तो वो जोहर करें या तो फिर लड़ाई करें, पर उन्होंने मैदान में आके शस्त्र चलाना सीखा और अपने आप को प्रोटेक्ट करा। तो उस टाइम पे भी कोई ऑप्शन नहीं था, आज भी कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमें हर तरह से अपने बच्चे को सुदृढ़ बनाना है, रादर के उसको घर में बिठाएं। उसकी बजाय हमें उसके भविष्य की संभावना के हिसाब से उसको तैयार करना है, क्योंकि हम हमेशा उसके साथ में नहीं रहने वाले हैं। आज करोड़ों स्टूडेंट्स अगर आपको सुन रहे हैं, तो आपको लाइफ के अकॉर्डिंग एक लाइफ लेसन अगर आपको उनको देना है, अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन एंड ऑल, सिर्फ लाइफ को लेकर के अगर आपको एक मैसेज देना है, तो आप क्या देंगे? मैं यही कहना चाहूँगी बच्चों को कि पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, ठीक है। एंड हमेशा सफलता है हार्ड वर्क से ही आती है। हार्ड वर्क करें, हमेशा कोई भी नई चीज़ों को ऑप्ट करने में कभी भी घबराएं नहीं। आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसको हैंडल करें आराम से। और नई नई चीज़ें हैं वो हमेशा सीखते रहना चाहिए, इम्प्लीमेंट करते रहना चाहिए। इम्प्लीमेंट के बाद में जो उसके रिजल्ट हैं उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। तो हरिवंश राय बच्चन जी की वो है ना कविता, असफलता एक चुनौती से स्वीकार करो, क्या कमी रहेगी देखो और सुधार करो, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दिस इज द मोटो ऑफ माई लाइफ, कि लाइफ में जब आप आगे बढ़ेंगे तब आपको असफलता आने ही वाली है। तो जस्ट मेंटली एंड फिजिकली रेडी रहें उसके लिए। तो एक माइंडसेट की बहुत जरूरत है। अगर आपको ये पता है कि मैं काम करूंगा, सक्सेसफुल नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो कई बार दूसरा काम करेंगे, और अगर हो पाया तो देखेंगे कि भाई हमारे ये जो है सक्सेस क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे रीजन क्या है, उस रीजन पे हमेशा काम करें। घबराना नहीं है, आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना है। कंसिस्टेंसी रखें और हमेशा सेलेक्ट करें कि पॉजिटिवली क्या है, और समय के हिसाब से चलें। सब समय के हिसाब से चले, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इट्स रियली वेरी नाइस टू मीटिंग यू मैम। बहुत अच्छी हमारी बातचीत रही। आई होप कि हमारे सभी दर्शकों को इस पॉडकास्ट के थ्रू बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।